हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में हम देख रहे थे लास्ट लेक्चर में अंग्रेजों का व्यापारिक विस्तार, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था। हम लोगों ने देखा था आपका सूरत, मसूलीपट्टनम, भड़ोच, अहमदाबाद भी कर लिया था। और हमने समझ लिया था आपके मद्रास पे कैसे इन लोगों ने पट्टे पे ज़मीन ली, और पट्टे पे ज़मीन लेने के बाद इन्होंने सेंट जॉर्ज के किले का निर्माण करवाया और 1644 में उस किले का निर्माण पूरा हुआ। निर्माण की प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? फ्रांसिस डे और एंड्रयू कोगेन ने इस भूमिका को निभाया था। और भारत में अंग्रेजों का पहला प्रमुख किला बंद मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया गया था, और आगे चलकर वही आपके मद्रास प्रेसिडेंसी की राजधानी बनी। तो एक बार इसके नोट्स देख लीजिए, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने इसके नोट्स प्रिपेयर नहीं किए थे, सिर्फ मैंने आपको समझाया था अपने रिटन में। तो देखिए, मद्रास की स्थापना कब हुई? 1639 और 40 ईस्वी में। 1639 में अंग्रेजों ने विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि थे कौन? चंद्रगिरी के राजा दामरला वेंकटम्पा लिख रखा है, और कहीं कहीं जगह आपको वेंकटाद्रि भी मिलेगा। ये थे, और इनके भाई थे जो अटप्पा। इनके साथ मिलकर इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और फिर स्थापना तो क्या की थी, इनसे पट्टे पे ज़मीन लिया था। पट्टे पे ज़मीन लेने का मतलब होता है 99 सालों तक उस चीज़ को रेंट पे लेना, ठीक है। और फिर क्या हुआ, इनसे लेके और मद्रास चेन्नई का क्षेत्र इन्होंने लीज पे प्राप्त किया। ये स्थान समुद्री व्यापार के लिए अत्यंत उपयुक्त था। 1640 ईस्वी में इन्होंने सेंट जॉर्ज किले का निर्माण स्टार्ट किया, जो आपके 1644 में बनकर तैयार हो गया था। कब बनकर तैयार हो गया था? 1600, एक सेकंड रुकना, ये तैयार हो गया था आपका 1644 में। निर्माण पूरा हो गया था इसका। कब हो गया था? 1644 में। किले के भीतर इन्होंने गोदाम, कार्यालय, सैनिक छावनी और कारखाने स्थापित कर लिए। आगे चलकर यही दुर्ग, यही किला दक्षिण भारत में अंग्रेजों का क्या बना भाई? मुख्य केंद्र बन गया। मद्रास प्रेसिडेंसी की राजधानी बन गई। और मद्रास में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया ये पहला प्रमुख किला था। यहाँ से दक्षिण भारत और उनके व्यापार का विस्तार हुआ, और इसे दक्षिण का लंदन कहा गया। दक्षिण का लंदन किसको कहा गया? फोर्ट सेंट जॉर्ज को कहा गया। उसके बाद हम आज करते हैं क्या कि पुर्तगाल से बम्बई कैसे प्राप्त की। अब यहाँ देखो, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टेड है भाई। बॉम्बे अंग्रेजों को कैसे मिला? ये जो है चीज़ हमारे भारत के इतिहास की सबसे रोचक घटनाओं में से एक है, क्योंकि अंग्रेजों ने बॉम्बे ना तो युद्ध जीत कर लिया, और ना ही बॉम्बे को लीज पे लिया, और ना ही बॉम्बे को खरीद कर लिया। उनको ये कैसे मिला था? उनको ये मिला था दहेज, यानी कि डॉवरी। तो क्या हुआ था, पहले बॉम्बे किसके पास था? देखो, हमने देखा था कि बॉम्बे जब 1498 में आपके वास्को दा गामा भारत आया था भाई। ये भारत आने के बाद पुर्तगालियों ने पश्चिमी तट का जितना भी एरिया था उस पर अपना प्रभाव बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जैसे इन्होंने 1510 में आपके गोवा पे कब्जा किया। 1534 में गुजरात का जो सुल्तान था आपका बहादुर शाह ने बेसैन इनसे क्या की? बेसई की संधि की, बहादुर शाह से की थी। इसके साथ ही बॉम्बे के द्वीप पुर्तगालियों को सौंप दिए गए। इसके बाद लगभग 100 वर्षों तक बॉम्बे पुर्तगालियों के नियंत्रण में रहा था। फिर क्या होता है भाई, जो आपका इंग्लैंड और पुर्तगाल का विवाह संबंध होता है, क्या स्टार्टिंग हुई थी इसकी, क्या स्टोरी थी? जब 17वीं शताब्दी की बात है, 17th सेंचुरी में, इस चीज को समझो। 17वीं शताब्दी में क्या हुआ था, पुर्तगाल स्पेन से स्वतंत्र हो गया था, स्वतंत्र हो चुका था 17वीं शताब्दी में। उसे एक शक्तिशाली मित्र की आवश्यकता थी। तो इसलिए जो पुर्तगाल के राजा थे, यहाँ पर जो आपके पुर्तगाली राजा थे, कौन? यहाँ पर जो आपके पुर्तगाली राजा थे, उस टाइम पुर्तगाली राजा कौन थे? जॉन चतुर्थ थे, जॉन फोर्थ थे। इन्होंने अपनी बेटी, इनकी बेटी का क्या नाम था? बेटी कौन थी? कैथरीन। इस कैथरीन का पूरा नाम क्या? कैथरीन ऑफ
ब्रगांजा। क्या नाम था? कैथरीन ऑफ ब्रगांजा। इस कैथरीन ऑफ ब्रगांजा की शादी किससे कर दी? इसकी शादी कर दी आपके इंग्लैंड के राजा, जो कौन थे आपके इंग्लैंड के राजा उस टाइम? चार्ल्स द्वितीय थे। कौन थे? चार्ल्स द्वितीय। इनसे शादी कर दी। और ये विवाह कब हुआ था? ये विवाह हुआ था आपका 1661 में। कब हुआ था ये विवाह? 1661 में हुआ। इनको दहेज में क्या मिला? जब कैथरीन का विवाह चार्ल्स सेकंड से हुआ तो पुर्तगाल ने दहेज में इनको कई उपहार दिए। उनमें से इनको दहेज में जो मिला वो मिले थे बॉम्बे के 7 द्वीप। क्या दिए थे? बॉम्बे के 7 द्वीप दे दिए थे इनको, अंग्रेजों को, यानी कि राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों ने दहेज में क्या दिए? बॉम्बे के 7 द्वीप दिए। तो इस प्रकार 1661 में बॉम्बे इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय के अधिकार में आ गया। एक चीज याद रखना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं मिला था बल्कि सीधे इंग्लैंड के राजा को मिला था। इस चीज को याद रखना। अब राजा ने बॉम्बे कंपनी को क्यों दे दिया? क्योंकि चार्ल्स द्वितीय के लिए बॉम्बे का प्रशासन चलाना काफी कठिन हो रहा था, खर्चा बहुत ज्यादा था, इंग्लैंड से सीधा शासन करना मुश्किल हो रहा था। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी पहले से भारत में व्यापार कर रही थी, इसलिए राजा ने क्या निर्णय लिया कि बॉम्बे कंपनी को दे दिया जाए। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे कब मिलता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को आपका बॉम्बे कब मिला? 1668 में मिला। 1668 में कितने रुपए में मिला? सिर्फ 10 पाउंड वार्षिक किराए पर मिला। देखो कितने कम किराए पे दिया, सिर्फ 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया। और ये किराया केवल नॉमिनल था, यानी कि औपचारिक था। अब बॉम्बे कंपनी का क्या बन गया था? आधिकारिक केंद्र बन गया था। अंग्रेजों ने बॉम्बे को क्यों विकसित किया? क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेजों का मुख्य पश्चिमी केंद्र क्या था? आपका सूरत था। लेकिन सूरत में कई समस्याएं थी। पहली, मुगल अधिकारियों का हस्तक्षेप हो रहा था क्योंकि उनके अंडर था। व्यापार पर नियंत्रण था, राजनीति अस्थिरता थी वहां पे। इसके विपरीत जो आपका बॉम्बे है वो गहरे बंदरगाह, प्राकृतिक गहरे बंदरगाहों वाला क्षेत्र था। बड़े जहाज आसानी से आ सकते थे और पूरी तरह अंग्रेजों के नियंत्रण में था। इसलिए कंपनी ने धीरे धीरे अपना मुख्यालय सूरत से कहाँ लेके गए? ये सूरत से लेके गए बॉम्बे। अब बॉम्बे क्या बन गया था? बॉम्बे बन गया था इनका प्रमुख केंद्र। क्या बन गया था? प्रमुख केंद्र 1668 में। फिर एक चीज आती है यहाँ पे, एक आते हैं आपके 1669 में। 1669 में कौन आते हैं? बॉम्बे के गवर्नर बनते हैं कौन? गेराल्ड आंगियार। ये जो गेराल्ड आंगियार हैं ये क्या बनते हैं? आपके बॉम्बे के गवर्नर बन गए। ये बंदा गवर्नर बनकर बॉम्बे में आ गया। कौन आ गया था? गेराल्ड आंगियार। 1679 में नहीं, 1669 में आया था ये। इसने व्यापारियों को बसाया, बंदरगाह का विकास किया, न्याय व्यवस्था स्टार्ट की, सुरक्षा बढ़ाई और उद्योग और व्यापार को प्रोत्साहित किया। इसी कारण बॉम्बे का वास्तविक निर्माता किसको बोला जाता है? आपके गेराल्ड एंगियर को बोला जाता है। गेराल्ड एंगियर को क्या बोला जाता है? फाउंडर ऑफ बॉम्बे। क्या बोला जाता है? फाउंडर ऑफ बॉम्बे। हु इज द फाउंडर ऑफ बॉम्बे? हु इज द फाउंडर ऑफ बॉम्बे? कौन था भाई? फाउंडर ऑफ बॉम्बे इज गेराल्ड आंगियर, यानी कि बॉम्बे का वास्तविक संस्थापक कौन थे? बॉम्बे के वास्तविक संस्थापक आपके गेराल्ड आंगियार थे। बॉम्बे का महत्व क्यों था इतना? धीरे धीरे बॉम्बे पश्चिमी भारत का सबसे बड़ा अंग्रेजी बंदरगाह बना, नौसैनिक शक्ति का केंद्र बना और व्यापार और प्रशासन का मुख्य केंद्र भी बन गया। आगे चलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी क्या बन गया? राजधानी बन गया। तो देखिए क्या था, 1498 में वास्को दा गामा भारत आया। 1510 में इन्होंने गोवा पर पुर्तगाल का कब्जा हो गया और 1534 में बहादुर शाह से बसई की संधि की और बॉम्बे पुर्तगालियों को दिया गया। 1661 में कैथरीन की शादी हो जाती है चार्ल्स द्वितीय से, तो बॉम्बे इंग्लैंड को दहेज में मिल गया। 1668 में इंग्लैंड के जो राजा थे आपके चार्ल्स द्वितीय, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया। और 1669 से लेकर 77 तक, 69 से लेकर 77 तक ये गेराल्ड आंगियार क्या करते रहे? यहाँ पे गवर्नर बने और बॉम्बे को डेवलप करते रहे। तो इतना समझ में आ गया। और आगे चलकर सूरत की जगह क्या बन गया भाई? बॉम्बे
पश्चिमी भारत में अंग्रेजों का मुख्य केंद्र बन गया। तो इतना आपको समझ में आ गया कि कैसे क्या कहानी थी। तो चलो हम इसके नोट्स कर लेते हैं एक बार। तो देखिए, पुर्तगाल से बॉम्बे कैसे मिला। 1661 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी जो कैथरीन ऑफ ब्रगंजा थी उनसे हुआ। दहेज के रूप में पुर्तगाल ने ब्रिटेन को क्या दिया, बॉम्बे दे दिया। बॉम्बे के कितने द्वीप दिए, बॉम्बे के 7 द्वीप दे दिए इनको, ठीक है। फिर 1668 में राजा चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को केवल 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। बम्बई का इतना महत्व क्यों है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से सुरक्षित गहरा बंदरगाह है भाई, पश्चिमी तट पर व्यापार के लिए अत्यंत अनुकूल स्थान था। पुर्तगालियों से छीनकर मिलने के कारण यहाँ का नियंत्रण अंग्रेजों के हाथ में आ गया और आगे चलकर यह पश्चिमी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गया। और 1687 में क्या होता है, 1687 में अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय सूरत से हटाकर कहाँ कर दिया था, बम्बई। तो सूरत से बम्बई कब ट्रांसफर हुआ था आपका, 1687 में ट्रांसफर हुआ था। समझ में आ गया। फिर उसके बाद देखो पश्चिमी भारत में अंग्रेजों की उन्नति कैसे हुई। देखो मुख्यालय बम्बई के बाद मुख्यालय बम्बई आने के बाद अंग्रेजों की शक्ति और धन तेजी से बढ़ा। प्रमुख गवर्नर और उनके कार्य देखिए कैसे, जैसे जॉर्ज ऑक्सेंडन कब से कब तक रहा, 1662 से लेके 1669 तक रहा। बम्बई का प्रशासन और सुगठित किया। फिर 69 से 67 तक कौन आए, आपके जेराल्ड अंगियर आए, बम्बई के किले को मजबूत किया, व्यापार बढ़ाया। और हम इनको क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं फाउंडर ऑफ बॉम्बे, ठीक है। यही बॉम्बे के फाउंडर थे। फिर उसके बाद कौन आए, जॉन चाइल्ड आए। जॉन चाइल्ड 82 से 90 तक रहे। देखो पहले कौन आए, जॉर्ज ऑक्सेंडन, फिर आए जेराल्ड अंगियर, फिर आए जॉन चाइल्ड। याद रखना, जॉर्ज जेराल्ड जॉन ऑक्सेंडन अंगियार चाइल्ड। यानी कि ऑक्सीजन चाहिए थी अंग बढ़ाने के लिए, किसके अंग बढ़ाने के लिए, चाइल्ड के अंग बढ़ाने के लिए। ये क्या थे, आपके बॉम्बे के प्रमुख गवर्नर थे आपके ये। इन्होंने क्या किया, चाइल्ड ने न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ किया। रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट निकलता है बम्बई एक विशाल और समृद्ध व्यापारिक नगर बन गया। यहाँ जहाज निर्माण, कपड़ा उद्योग, आयात निर्यात बढ़ा और अंग्रेजों की नौसेना शक्ति तथा व्यापारिक आय में वृद्धि हुई। तो देखिए कहाँ से कहाँ तक स्टोरी आ गई। अभी तक हम पहुँच गए हैं मद्रास की संधि तक, सेंट फोर्ट जॉर्ज का किला, ठीक है। 1687 में मुख्यालय सूरत बना। 1661 में बम्बई को दहेज में मिला। 1668 में बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 में सूरत से बम्बई मुख्यालय बन गया। फिर उसके बाद आते हैं हम कि भाई जैसे आपके ये लोग बालासर आए थे भाई, पूर्वी भारत में अपना विस्तार किया। जैसे 1633 में बालासर में कारखाना खोला, ठीक है। 1651 में जैसे हुगली में खोला। 1690 में जॉब चरनिक आए। 1696 में इन्होंने किलाबंदी प्रारंभ की यहाँ पे। 1698 में जैसे सूतानाथी गोविंदपुर कालीकत्ता की जमींदारी ली। अब हम इस चीज़ को समझते हैं कि क्या चीज़ कहाँ पर हुई थी, यानी कि पूर्वी भारत में अंग्रेजों का विस्तार। अब इस चीज़ को भी समझो कि पूर्वी भारत में अंग्रेजों का विस्तार कैसे हुआ, क्योंकि हर एक चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है हर चीज़ करनी। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। क्या हुआ था बच्चों, समझो। अब तक अंग्रेज कहाँ थे, आपके वेस्टर्न कोस्टल पे थे, पश्चिमी भारत पे थे, जैसे सूरत, अहमदाबाद, भरूच। दक्षिण भारत में आपका मछलीपट्टनम, मद्रास, अपने व्यापारिक केंद्र इन एरिया में बना चुके थे। लेकिन अब उनकी नज़र किस पे चली, हमारे ईस्टर्न भारत पे चली, यानी कि पूर्वी भारत पर थी। क्योंकि पूर्वी भारत में आपका बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, उस समय भारत के सबसे समृद्ध व्यापारिक क्षेत्रों में गिने जाते थे। तो बंगाल इतना महत्वपूर्ण क्यों था, देखो 17वीं शताब्दी में कहावत प्रचलित थी कि बंगाल मुगल साम्राज्य का क्या है, स्वर्ग है, यानी कि पैराडाइज ऑफ नेशन था। क्या था, 17वीं शताब्दी में कहावत प्रचलित थी कि हमारा जो बंगाल है वो क्या है, बंगाल आपका क्या था, पैराडाइज ऑफ नेशन। पैराडाइज ऑफ नेशन का मतलब क्या होता है कि बंगाल क्या था, मुगल साम्राज्य का स्वर्ग था। ठीक है,
यहाँ से क्या मिलता था? बंगाल से जैसे आपका मसलिन हो गया भाई, जिसको हम मलमल बोलते हैं, रेशम हो गया, सिल्क यानी कि, और आपका सूती कपड़ा, चीनी, चावल, नमक और शोरा, ये मिलते थे। साल्ट पीटर बोलते हैं जिसको हम, शोरा को। शोरा किस लिए यूज होता है? बारूद बनाने के लिए। यूरोप में इन वस्तुओं की डिमांड थी। उस समय बंगाल का शासक कौन था? शाहजहां भारत का शासक था उस टाइम। कब से कब तक? 1628 से लेकर 58 तक शासक रहा है। और बंगाल उड़ीसा क्या थे? बंगाल उड़ीसा साम्राज्य के प्रोविंस थे, जहां सूबेदार शासन चलाते थे। अंग्रेजों की नज़र कहाँ पड़ी? सबसे पहले इनकी नज़र कहाँ पड़ती है? सबसे पहले इनकी नज़र पड़ी आपके बालासोर पर। कहाँ नज़र पड़ती है इनकी? बालासोर पर। उस समय बालासोर आपके उड़ीसा का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह था। क्या था ये? उड़ीसा का बंदरगाह था और महत्वपूर्ण बंदरगाह था। बड़े जहाज आसानी से आ सकते थे। बंगाल और उड़ीसा के व्यापार का क्या था? मुख्य द्वार था ये। क्या था? मुख्य द्वार था बंगाल और उड़ीसा के व्यापार का। अंग्रेजों ने सोचा यदि बालासोर में फैक्ट्री मिल जाए तो पूरे बंगाल के व्यापार में अपना प्रवेश आसान हो जाएगा। तो बालासोर में फैक्ट्री कैसे मिली इन लोगों को? तो ये बात है लगभग 1633 ईस्वी की। 1633 ईस्वी में मुगल अधिकारियों ने अंग्रेजों को बालासोर में व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। तो इनको क्या मिली? अनुमति मिली। कब? 1633 में। इसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली और यह अंग्रेजों का क्या बन गया? यही अंग्रेजों का पूर्वी भारत का पहला, यही क्या बना? अंग्रेजों का पूर्वी भारत का पहला राइटिंग तो माशाल्लाह ऐसी आती है। क्या बना ये भाई? ये बना आपके पूर्वी भारत का पहला प्रमुख व्यापारिक केंद्र। कौन सा बना आपका? बालासोर बन गया अब ये। तो पूर्वी, क्वेश्चन आ जाए, पूर्वी भारत का पहला प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? बालासोर। कब? 1633 में। बालासोर से क्या व्यापार होता था? वही सेम व्यापार, मलमल, रेशम, सूती वस्त्र, चावल, चीनी, नमक, शोरा, जिसको हम साल्ट पीटर बोलते हैं। इन वस्तुओं को जहाजों से इंग्लैंड और अन्य देशों में भेजा जाता था। बालासोर की सफलता के बाद क्या हुआ? बालासोर में व्यापार सफल रहा। अब अंग्रेजों ने सोचा केवल बंदरगाह पर रहना पर्याप्त नहीं है, हमें बंगाल के अंदर भी फैक्ट्रियां खोलनी चाहिए। तो इसके बाद इन लोगों ने, जैसे आपके बंगाल में हरिहरपुरा हो गया, कौन सा? हरिहरपुरा, ठीक है, हरिहरपुरा में अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। बालासोर के बाद फिर ये पहुंचते हैं आपके कहाँ? हुगली। हुगली कब पहुंचते हैं? 1651 में। हुगली कब? 1651 पहुंचे। हुगली के बाद आपका कासिम बाजार हो गया। हुगली के बाद क्या था? कासिम बाजार। और 1690 में लास्ट में क्या होता है? जो आपके जोब चोरनाक थे, जोब चारनोक थे असल में, तो जोब चारनोक, चारनोक ऐसे नहीं लिखा जाएगा, चोरनोक लिखा जाएगा, चोरनोक, चोर ही था ये। जोब चोरनोक ने क्या किया? कलकत्ता की स्थापना कर दी। कब की? 1690 में कर दी। देखो 1633 में आपका बालासोर, फिर हरिहरपुर, फिर हुगली 1651 में, फिर कासिम बाजार, फिर 1690 में जोब चोरनोक ने क्या किया भाई? कलकत्ता की स्थापना कर दी। बालासोर का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि बालासोर अंग्रेजों के लिए वही था जो पश्चिम में सूरत और दक्षिण में मद्रास था। यहीं से अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में अपनी जड़ें जमाना स्टार्ट कर दी। और अगर
में सफलता नहीं मिलती तो शायद अंग्रेजों का बंगाल में प्रवेश इतना आसान नहीं होता। तो क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं? 1633 में अंग्रेजों को बालासोर में व्यापार करने की अनुमति मिली। उस समय भारत का सम्राट कौन था? शाहजहां था। बालासोर क्या है? उड़ीसा का प्रमुख समुद्री बंदरगाह था और पूर्वी भारत में अंग्रेजों का पहला प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना। यहाँ से मुख्य व्यापार आपके मसलिन का, सिल्क का, सूती कपड़ा, चीनी, चावल और शोरा होता था। तो देखिए कैसे इन्होंने कहाँ कहाँ कब्जा कर लिया। सूरत, फिर आपका मसूलीपट्टनम, मद्रास, बालासोर, हुगली, कलकत्ता। यहीं से अंग्रेजों ने भारत में व्यापार का विस्तार किया। आगे देखो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे हमारा हुगली और कलकत्ता, इन सब चीज़ों को करते। तो देखो जो हुगली था 1651 में आपका हुगली बना था, हुगली की फैक्ट्री। क्या भाई 1651 में, मैं थोड़ा पेन को कम कर लेती हूँ, 1651 में जो हमारा हुगली इन्होंने फैक्ट्री खोली। अब तक अंग्रेजों ने बालासोर में अपनी फैक्ट्री बना ली थी, वहाँ से व्यापार अच्छा चल रहा था, लेकिन अंग्रेजों का असली लक्ष्य बंगाल के अंदर प्रवेश करना था। उन्हें पता था कि यदि केवल समुद्र किनारे रहेंगे तो व्यापार सीमित रहेगा, इसलिए उन्होंने बंगाल के सबसे समृद्ध व्यापारिक नगर, कौन सा नगर? हुगली, वहाँ पे अपना कदम बढ़ाया। हमें पता है उस टाइम शाहजहां था शासक। बंगाल मुगल साम्राज्य का सबसे अमीर सूबा था और उस समय बंगाल का सूबेदार कौन था? इस टाइम आपके बंगाल का सूबेदार था सूजे खां, है ना? सूजे खां नहीं, शाह शुजा था उसका नाम। बंगाल का सूबेदार कौन था? बंगाल का सूबेदार था आपका शाह सूजा। शाह सूजा क्या था? आपका बंगाल का सूबेदार था। शाह सूजा कौन था? शाह सूजा आपके शाहजहां का दूसरा बेटा था। ये कौन था? शाहजहां का सेकंड बेटा। ये था भाई, यहाँ पर सूबेदार था। और ये 1639 से लेकर 1600 तक बंगाल का सूबेदार रहा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि बंगाल का व्यापार बढ़े और राजस्व अधिक मिले। अंग्रेजों ने हुगली को क्यों चुना? हुगली नदी के किनारे बसा ये नहर तो क्या, उस समय का बसा ये नगर बंगाल का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। यहाँ भारतीय, पुर्तगाली, आर्मीनाई और अन्य विदेशी व्यापारी पहले ही अपनी फैक्ट्री खोल चुके थे, तो नदी के रास्ते माल आसानी से समुद्र तक पहुंच जाता था। तो अंग्रेजों ने सोचा यदि हुगली में फैक्ट्री मिल जाए तो पूरे बंगाल का व्यापार हमारे हाथ में होगा। तो क्या होता है, फैक्ट्री की अनुमति इनको कैसे मिलती है? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने शाह शुजा से संपर्क किया। अंग्रेजों ने कहा हम व्यापार बढ़ाएंगे, हम राजस्व देंगे, स्थानीय व्यापारियों को सामान, जो स्थानीय व्यापारी हैं उनसे सामान खरीदेंगे। शाह शुजा को इसमें क्या दिखा? लाभ दिखाई दिया। इसीलिए शाह शुजा ने 1651 में अंग्रेजों को हुगली में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दी। और अंग्रेजों को क्या विशेष सुविधा मिली? यहाँ अंग्रेजों को जो सुविधा मिली वो क्या थी? यहाँ अंग्रेजों को, ऐसा बोला जाता है, अंग्रेजों को लगभग 3,000 रुपये वार्षिक शुल्क देकर व्यापार की अनुमति मिली। इसके बदले में बंगाल में अपेक्षाकृत स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते थे। हुगली में आपके मसलिन, सिल्क, कॉटन का कपड़ा हो गया, साल्टपीटर हो गया, चीनी हो गई, अफीम हो गया, चावल हो गया, इन वस्तुओं को जहाज़ों के माध्यम से इंग्लैंड भेजा जाता था। हुगली फैक्ट्री का महत्व क्यों था भाई? हुगली की फैक्ट्री अंग्रेजों के लिए बहुत लाभदायक साबित हुई। कुछ ही वर्षों में उन्होंने जैसे बंगाल की जो अन्य जगह थे वहाँ पर अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए, जैसे आपका कासिम बाजार हो गया, आपका पटना हो गया, ढाका हो गया। यहाँ पे भी इन्होंने अपने व्यापारिक क्षेत्र बना लिए। आगे क्या होता है, समय के साथ अंग्रेज केवल व्यापारी नहीं रहे, वो अधिक व्यापारिक सुविधाएं और करों में छूट मांगने लगे और मुगल अधिकारियों और अंग्रेजों के सपने यहाँ साकार हो रहे थे। तो देखो पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री कैसे लगी। जैसे देखो 1633 में बालासोर, 1651 में हुगली, सफलतापूर्वक व्यापार शुरू कर चुके थे। अब उनका लक्ष्य था बंगाल के अंदरूनी इलाकों तक पहुंचने का, क्योंकि सबसे कीमती व्यापारिक वस्तुएं केवल बंदरगाहों पर नहीं बल्कि अंदरूनी शहरों में मिलती थी। तो इनकी नज़र किस पे पड़ती है? इनकी नज़र पड़ती है आपके पटना पर। पटना जो आपके बिहार की क्या है, राजधानी है।
मुगल साम्राज्य का ये उस टाइम पे बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र होता था। यहाँ पर आपका जैसे शोरा हो गया, बारूद बनाने का मुख्य पदार्थ होता था, जैसे आपकी अफीम होगी और जिसको हम ओपियम बोलते हैं, अफीम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओपियम। यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी का सूती कपड़ा मिलता था और रेशम हो गया, चीनी हो गई, ये सब चीज़ें इनको यहाँ से मिल रही थी बिहार से। तो यूरोप में लगातार युद्ध होते रहते थे, इसलिए शोरा की बहुत मांग थी। अंग्रेजों के लिए सोने से भी अधिक मूल्यवान व्यापारिक वस्तु थी। उस समय शासक तो वही था आपका 1628 से 1698 68 58 तक कौन था, शाहजहां था। और यहाँ पर इसने अपना एक सूबेदार बिठा रखा था। अंग्रेजों ने पटना में प्रवेश कैसे किया, देखो हुगली की सफलता होगी 1651 में। इसके बाद अंग्रेजों ने मुगल अधिकारियों से पटना में व्यापार करने की अनुमति मांगी। मुगल प्रशासन ने अनुमति दी क्योंकि अंग्रेज व्यापार करते थे और टैक्स देते थे, मुगलों को राजस्व मिलता था। उस समय अंग्रेज अभी राजनीतिक शक्ति नहीं बल्कि व्यापारिक माने जाते थे। लगभग इनको ये कब मिलती है, ये इनको 1658 के आसपास मिलती है। ठीक है, पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली इन्होंने। 1658 में क्या किया, पटना में अपनी फैक्ट्री इन्होंने स्थापित कर ली। अब पटना में फैक्ट्री में क्या होता था, ये कोई कारखाना थोड़ी था, ये एक व्यापारिक कोठी थी, एक ट्रेडिंग फैक्ट्री थी। माल खरीदा जाता था, गोदाम में रखा जाता था, गुणवत्ता की जांच की जाती थी, फिर गंगा नदी के रास्ते हुगली भेजा जाता था, वहां से जहाजों द्वारा इंग्लैंड भेज दिया जाता था भाई माल। पटना की फैक्ट्री का इतना महत्व क्यों था कि क्योंकि पटना की फैक्ट्री के कारण अंग्रेजों को बारूद के लिए आवश्यक शोरा आसानी से मिलने लगा। अफीम और कपड़ों का व्यापारिक केंद्र था भाई। बिहार और बंगाल के अंदरूनी व्यापार पर पकड़ मजबूत हुई, यही कारण था कि पटना अंग्रेजों का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना। आगे जाकर फिर क्या होता है कि पटना, कासिम बाजार और हुगली की फैक्ट्रियों ने मिलकर अंग्रेजों को बंगाल में इतना मजबूत बना दिया कि आगे चलकर उन्होंने 1690 में कलकत्ता में अपना सबसे बड़ा केंद्र स्थापित किया। इसके बाद तो आपको पता है प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, बक्सर का युद्ध जैसी घटनाएं इसी का यही बेस बनी है। तो लगभग पटना की फैक्ट्री कब बनी थी, 1658 में। फिर उसके बाद ये लोग पटना से देखो बालासोर से हुगली, हुगली से कासिम बाजार, कासिम बाजार से पटना और पटना से फिर ये कहाँ पहुँचते हैं, आपके ढाका पहुँचते हैं। और ये अंग्रेजों के पूर्वी भारत में व्यापार फैलाने का क्रम था। कौन कौन सा क्रम था, बालासोर 1633, हुगली 1651, फिर कासिम बाजार, पटना 1658, फिर ढाका। उस समय ढाका की स्थिति क्या थी भाई, 17वीं शताब्दी में ढाका मुगल साम्राज्य के बंगाल सूबे का एक प्रमुख प्रशासनिक और व्यापारिक नगर था। ठीक है, पहले शाहजहां था, फिर औरंगजेब था 1658 से 1707। और बंगाल में सूबेदार जो थे, सूबेदारों में शाह शुजा, और उसके बाद कौन बन गया था, उसके बाद जो आपके बंगाल का सूबेदार बना था वो बना था शाइस्ता खान। शाइस्ता खान क्या बना था, आपके बंगाल का सूबेदार बन गया था शाह शुजा के बाद, बन गया भाई ये सूबेदार। तो इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा शाह शुजा का और शाइस्ता खां का, विशेष रूप से शाइस्ता खां। जो ये शाइस्ता खां है ये 1664 से लेके 1688 इसके बीच के अंतराल में के साथ यहाँ पे रहा था और ढाका व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। अंग्रेज ढाका क्यों पहुंचे, क्योंकि अंग्रेजों को पता चल गया था कि दुनिया का सबसे महीन कपड़ा जो आपका होता है ढाका का मलमल, जो मसलिन था ढाका का मसलिन, यानी कि जो आपका मलमल था, ये वर्ल्ड फेमस था। यूरोप के अमीर लोग इस मलमल को बहुत पसंद करते थे और कहा जाता है कि ढाका की मलमल इतनी महीन होती थी कि कई मीटर कपड़ा एक अंगूठी में से निकल जाता था। अंग्रेजों ने सोचा अगर हमें यह कपड़ा सीधे बुनकरों से मिल जाए तो कितना लाभ होगा। अंग्रेजों ने यहाँ पे फैक्ट्री कैसे स्थापित की, तो यहाँ इन्होंने 1660 के आसपास में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। 1660 में फैक्ट्री स्थापित कर ली इन्होंने और धीरे धीरे वहाँ के जो स्थानीय व्यापारी और बुनकर थे उनसे डायरेक्ट संपर्क करने लगे और धीरे धीरे अंग्रेजों ने एडवांस देकर बुनकरों से अपना कपड़ा बुनवाना शुरू कर दिया। ढाका से क्या व्यापार होता था, ढाका का मसलिन, मोस्ट इम्पोर्टेंट सिल्क हो गया, सूती कपड़ा हो गया, कढ़ाईदार वस्त्र हो गया, आपका नील हो गया। इन वस्तुओं को पहले हुगली भेजा जाता, ढाका से हुगली, हुगली से फिर आपके इंग्लैंड भेजा जाता भाई, निर्यात किया जाता। ढाका का इतना महत्व क्यों था भाई, ढाका अंग्रेजों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे प्रसिद्ध मलमल उद्योग था। अंग्रेजों को सीधे बुनकरों का
सामान मिलने लगा था, कंपनी का लाभ बहुत बढ़ गया था और बंगाल में अंग्रेजों को आर्थिक प्रभाव मजबूत हो गया था। बाद में क्या हुआ, जैसे फिर आपका कासिम बाजार था, कासिम बाजार भी कर रहे थे। कासिम बाजार को हम लोग क्यों छोड़े, 1651 की घटना है कासिम बाजार की। कासिम बाजार, यहाँ से भी आपको रेशम और मलमल मिला इनको। तो जब 1651 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोल ली हुगली, हुगली में व्यापार अच्छा होने लगा, तो अंग्रेजों ने देखा कि रेशम और मलमल हुगली में नहीं बल्कि कहाँ मिलता है, मुर्शिदाबाद के पास जो आपका कासिम बाजार है वहाँ पर मिलता है। मुर्शिदाबाद के पास जो आपका कासिम बाजार है, यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ से बेस्ट क्वालिटी का मलमल मिलता है। और यदि हमें यह माल सीधे उत्पादन स्थल से मिल जाए तो लागत कम होगी और मुनाफा अधिक होगा। यहीं से कासिम बाजार पे इनका अधिकार हो जाता है। उस टाइम शासक आपके यही थे और सूबेदार कौन थे, शाह सूजा थे। वह चाहता था कि विदेशी व्यापारी आए और व्यापार बढ़े और मुगल खजाने में अधिक राजस्व बढ़े। इसी कारण अंग्रेजों को बंगाल के अन्य नगरों में भी व्यापार करने की अनुमति मिली। कासिम बाजार किस नदी के किनारे था, ये था आपका भागीरथी नदी के किनारे। भागीरथी नदी के किनारे मुर्शिदा के पास स्थित था ये, ठीक है। और उस समय बंगाल का रेशम उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। अंग्रेजों ने यहाँ पर 1658 में मुगल अधिकारियों ने व्यापारिक अपने कोठी बनानी स्टार्ट कर दी, यानी कि फैक्ट्री स्टार्ट की। माल खरीदने का केंद्र था, गोदाम था, अंग्रेजी अधिकारियों का कार्यालय बनाया गया और व्यापार संचालन का स्थान बना। फिर कासिम बाजार इतना महत्वपूर्ण क्यों था, एक तो भाई सबसे अच्छा रेशम यहीं बनता था। मुर्शिदाबाद जो बंगाल की राजधानी बना था उसके पास था। नवाब के दरबार और प्रशासन पर नजर रखना आसान हो रहा था और व्यापार के साथ अंग्रेजों की राजनीतिक जानकारी भी मिलने लगी थी। और यहीं से व्यापार क्या हो गया था भाई, अंग्रेजों की राजनीतिक जानकारी लेने के साथ साथ इन्होंने बंगाल में अधिक रुचि दिखानी स्टार्ट कर दी। इससे आगे तो आपको पता है भाई, 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना तो भाई प्लास्टिक का युद्ध हुआ। कासिम बाजार में अंग्रेजों की फैक्ट्री पर इन्होंने कब्जा कर लिया था, बंदी बना लिए थे, फिर कलकत्ता की ओर बढ़े थे और फिर प्लास्टिक का युद्ध बना, ठीक है। तो इतनी समझ में आ गई कि क्या चीज़ थी ये। तो अब आते हैं एक बार हमारे नोट्स पे कि हमारे नोट्सों में हमने क्या बना रखा है। तो देखिए, अब आते हैं हम पूर्वी भारत में अंग्रेजों का विस्तार। पूर्वी भारत में अंग्रेजों का विस्तार 1630 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की ओर ध्यान देना प्रारंभ किया, क्योंकि यहाँ से वस्त्र, रेशम, चीनी, अफीम, नील, शोरा आदि यूरोप में काफ़ी डिमांड थी। अंग्रेजों ने कहाँ की 1633 में जैसे आपका बालासोर जीता, फिर हुगली बंगाल 1651 में हुआ, पटना बिहार आपका हो गया था, ढाका हो गया था, कासिम बाजार जो बंगाल में था। इनमें इन्होंने अपने टाइम टू टाइम 1658 से लेके 60 तक अपनी फैक्ट्रीज वगैरह सब जमा ली थी। यहाँ से जो ये चीज़ मिलती थी मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी। व्यापार में कठिनाइयाँ क्यों थी, भारतीय राज्यों में व्यापार करते समय अंग्रेजों को अनेक प्रकार के कर यानी कि चुंगी, सीमा शुल्क, महसूल देने पड़ते थे और इन करों के कारण उनका व्यापार महंगा हो गया था और लाभ कम हो रहा था। अंग्रेज इन करों से मुक्ति और अधिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए मुगल सम्राटों से फरमान लेते थे। ये फरमान क्या थे, 1651 का था, 56 का था और 72 का था। अलग अलग फरमान लिए। तो देखो जो 1651 का फरमान था, यहाँ इस टाइम मुगल सम्राट आपका शाहजहाँ था और बंगाल का सूबेदार कौन था इस टाइम सूबेदार भी लिख दूं क्या मैं साथ में, अगर यहाँ पे लिख दूं सूबेदार। यहाँ पे सूबेदार कौन था, यहाँ पे सूबेदार था आपका शाह शुजा। इस टाइम पे कौन था, शाह शुजा था इस टाइम बंगाल का सूबेदार। तो क्या हुआ था भाई, अंग्रेजों ने शाह शुजा से बंगाल में व्यापार करने की अनुमति ली और शाह शुजा ने 1651 में फरमान जारी किया। हुगली में एक तो फैक्ट्री लगाने का था और दूसरा क्या था कि 3000 रुपये एनुअली देकर बंगाल में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया और व्यापारिक कोठियां खोलने की अनुमति ली और यहीं से अंग्रेजों का बंगाल में स्थायी शुरुआत हुई। फिर 1656 का फरमान क्या था, उस टाइम भी शासक कौन था आपका, शाहजहां शासन था। कौन था शासक, शाहजहां शासक था भाई। उस टाइम पे भी कौन था, शाहजहां। उस टाइम पे क्या था, क्या हो गया, शाहजहां कौन था आपका, शासक था शाहजहां उस टाइम पे। तो यहाँ पे क्या होता है, 1656 के आसपास उन्हें व्यापार
को और व्यवस्थित करने के लिए बंगाल में अपने व्यापारिक अधिकारों के विस्तार की अनुमति मिली। इसी दौर में जैसे आपका कासिम बाजार और अन्य केंद्रों में उनका प्रभाव बढ़ा। तो अधिकांश जो आपकी बुक्स हैं उनमें मिलता है 1656 का कोई अलग शाही फरमान नहीं था, सिर्फ एक 1656 में व्यापारिक सुविधाओं के विस्तार की बात की गई है कि इनको रियायत दी गई थी। क्या दी गई थी? इनको रियायत दी गई थी 1656 में चुंगी करों से। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापारिक स्वतंत्रता चुंगी करों में रियायत दी गई थी। 1658 में आपको पता है औरंगजेब आ चुका था। तो 1672 में औरंगजेब का शासन था भाई। उस टाइम पे किसका शासन था? आपके औरंगजेब का शासन था। 1672 में क्या बात हो गई थी भाई? अंग्रेज बंगाल में अच्छा व्यापार कर रहे थे और अधिक सुविधाएं चाहते थे। तो 1672 के आसपास उन्हें कुछ अतिरिक्त व्यापारिक रियायतें, पहले से मिले अधिकारों की पुष्टि मिली और उनका व्यापार भी मजबूत हो गया। यानी कि दक्षिण और बंगाल की कंपनी को कर मुक्त व्यापार की नई सुविधाएं दी गई थी। ठीक है, यानी कि पहले क्या हुआ था? 1651 के फरमान में हुगली फैक्ट्री की अनुमति और 3000 रुपये वार्षिक शुल्क का व्यापार। 1656 में व्यापारिक सुविधाओं का विस्तार हुआ। 1672 में औरंगजेब के शासनकाल में व्यापारिक अधिकारों को मजबूत किया गया और रियायतें दी गई। देखो ये क्या था, आपके फरमानों की स्टोरी एक बार समझ लो अच्छे से। 1633 में अंग्रेजों ने बालासोर में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। इसके बाद वे समझ गए थे कि केवल समुद्र तट पर व्यापार करने से अधिक लाभ नहीं होगा। यदि उन्होंने बंगाल की असली संपत्ति जैसे रेशम, मलमल, शोरा, नील चाहिए तो उन्हें बंगाल के अंदर प्रवेश करना होगा। लेकिन मुगल साम्राज्य में बिना अनुमति कोई विदेशी व्यापारी व्यापार नहीं कर सकता था। इसलिए अंग्रेजों ने मुगल अधिकारियों से फरमान यानी कि जो रॉयल ऑर्डर हैं वो प्राप्त करने की नीति अपनाई। इसी चाल में, इसी रॉयल ऑर्डर में इन्होंने पहला फरमान 1651 में लिया। उस टाइम आपका मुगल सम्राट शाहजहां था। बंगाल का सूबेदार आपका शाह शुजा था, यानी कि शाहजहां का जो सेकंड चाइल्ड था। अंग्रेजों ने शाह शुजा से क्या कहा कि हम आपके राज्य में व्यापार करना चाहते हैं, हम राजस्व भी देंगे और विदेशी बाजारों पर तक बंगाल का सामान पहुंचाएंगे। शाह शुजा को लगा इससे बंगाल के व्यापार और खजाने दोनों को लाभ होगा। इसीलिए 1651 में अंग्रेजों को फरमान जारी किया गया कि हुगली में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिली। 3000 रुपये वार्षिक शुल्क देकर बंगाल में व्यापार का अधिकार मिला और व्यापारिक कोठियां खोलने की अनुमति दी गई। रिजल्ट क्या हुआ? अंग्रेजों ने हुगली में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की और बंगाल में उनका स्थायी व्यापार शुरू हो गया। सेकंड फरमान आपका 1656 का था। 1651 के बाद अंग्रेजों का व्यापार तेजी से बढ़ने लगा भाई हुगली वाला बाजार से। अभी वे केवल हुगली तक सीमित नहीं रहना चाह रहे थे। उनकी नज़र पड़ती है कासिम बाजार, पटना, ढाका जैसे व्यापारिक केंद्रों में व्यापार करने की अनुमति मांगी। तो मुगल अधिकारियों ने व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से उनकी सुविधाएं विस्तार की। जैसे अंग्रेजों का व्यापार हुगली से आगे बढ़ा, कासिम बाजार में रेशम का व्यापार बढ़ा इनका, पटना में शोरा का व्यापार और ढाका का मलमल। तो 1656 का अलग प्रसिद्ध शाही फरमान आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको कुछ नोट्सों में ही देखने को मिलेगा। फिर जो तीसरा फरमान था वो आपको 1672 का था। अब भारत में औरंगजेब का शासन था। अंग्रेजों का व्यापार पहले से कहीं अधिक बढ़ चुका था। उन्होंने मुगल अधिकारियों से सुविधाएं मांगी और व्यापार में कम रुकावट हो, माल के आवागमन में आसानी मिले और पहले मिले अधिकारों की पुष्टि की जाए। तो औरंगजेब के शासनकाल में 1672 के आसपास अंग्रेजों को कुछ अतिरिक्त व्यापारिक रियायतें मिली और उनके पहले के व्यापारिक अधिकारों को जारी रखा गया। इसका रिजल्ट क्या निकला? बंगाल में अंग्रेजों का व्यापार और मजबूत हुआ, कंपनी का आर्थिक प्रभाव लगातार बढ़ता गया। इन फरमानों का इतना महत्व क्यों है भाई? इन फरमानों ने अंग्रेजों को केवल व्यापार की अनुमति नहीं दी बल्कि उन्हें बंगाल में अपनी जड़ें जमाने का अवसर दिया। जैसे 1690 में क्या हुआ? आपके कलकत्ता की स्थापना हुई। ठीक है, 1698 में सुल्तानाती गोविंदपुर और कालीकत्ता गांव की जमींदारी मिली। यहीं से 1757 के प्लासी के युद्ध की नींव पड़ी। 1765 का दीवानी अधिकार मिला। तो समझ में आ गया कि क्या चीज़ है ये। आगे देखिए, देखो अभी तक हमने क्या कर लिया? मछलीपट्टनम कर लिया 1611, सूरत 1613, फिर अहमदाबाद, भरूच, आरमागांव, मद्रास, फोर्ट सेंट जॉर्ज, बॉम्बे, बालासोर, हुगली, पटना, ढाका, कासिम बाजार, आपके 1651, 56, 72 के फरमान। अब अगला भाग हम क्या करेंगे? हम करेंगे अब कलकत्ता की जोब चोरनोक कौन था, सुल्तानाती गोविंदपुर और कलिकत्ता क्या थे, अंग्रेजों ने ज़मीन कैसे ली, फोर्ट विलियम क्यों बनाया, ब्लैक होल की
बैकग्राउंड क्या था, कलकत्ता कैसे बंगाल की राजधानी बनी, ठीक है। जैसे ना चाइल्ड वॉर हुआ था भाई, 1698 की जमींदारी हुई थी, 1717 का फर्रुखशेर का फरमान जारी हुआ था, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये हम कर चुके हैं। दीवानी अधिकार मिला 1765 में। तो देखिए अब हम बात करते हैं औरंगजेब के समय व्यापार की स्थिति क्या थी 1680 के बाद। 1680 ईस्वी के बाद औरंगजेब ने अंग्रेजों को काफ़ी छूट दे दी थी। छूट देने के साथ उनकी छूट को सीमित भी कर दिया था और किलों के निर्माण में रोक भी लगाई। फिर भी निश्चित कर देकर अंग्रेजों को व्यापार जारी करने की अनुमति ली। तो देखिए अब हम 1672 के बाद की स्टोरी देखते हैं कि क्या हुआ था। आपके 1686 से 90 तक की अगर मैं बात करूं, कब से कब तक की, अगर अब मैं बात करूं 1686 से लेके 90 तक की अगर मैं बात करूं, तो अंग्रेजों ने औरंगजेब से युद्ध क्यों किया, क्या रीज़न था कि और अंग्रेजों को औरंगजेब से युद्ध करना पड़ गया। ठीक है, यहाँ पे अंग्रेज वर्सेस औरंगजेब क्यों हो गया था, क्या रीज़न था कि औरंगजेब वर्सेस अंग्रेज हो गया था। जोब चोरनों को हुगली छोड़कर क्यों भागना पड़ा था। ठीक है, हिजली और सुतानीति की कहानी क्या थी। सुतानुती, गोविंदपुर, कलकत्ता, अंग्रेजों ने इन 3 गांवों को कैसे प्राप्त किया, कलकत्ता की स्थापना कैसे की, जोब चोरनों की भूमिका क्या थी। ठीक है, 1698 की जमींदारी में तीनों गांव अंग्रेजों को कैसे मिले। फोर्ट विलियम की कहानी क्या थी। 1700 में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना कैसे हुई। 1717 का फर्रुखशेर का फरमान हम ये कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए अब हम देखते हैं हमारी चाइल्ड्स वॉर। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं 1680 से 89 तक आपका जो था चाइल्ड्स वॉर। अब हम देखते हैं ये चीज़, अंग्रेजों ने औरंगजेब से युद्ध करने की गलती क्यों की थी। तो क्या होता है, जब अंग्रेजों ने पहली बार मुगल साम्राज्य को चुनौती दी 1672 के बाद अंग्रेजों का व्यापार बंगाल में बढ़ चुका था। उन्होंने जैसे हुगली, कासिम बाजार, बालासोर, पटना, ढाका। अब कंपनी केवल व्यापारी संतुष्ट नहीं थी, अंग्रेज चाहते थे कि कस्टम ड्यूटी कम देनी पड़े, उन्हें किला बंद शहर बनाया जाए, मुगल अधिकारियों का हस्तक्षेप खत्म हो, व्यापार पूरी तरह उनके नियंत्रण में हो। लेकिन एक समस्या थी, उस समय शासक कौन था, औरंगजेब। काफ़ी खूंखार था भाई, 1658 से 1707 तक रहा। औरंगजेब शक्तिशाली शासक था भाई, मानना पड़ेगा, ये बंदे में दम था। उसका साम्राज्य कश्मीर से लेकर दक्कन तक फैला हुआ था और वो किसी भी विदेशी व्यापारी को अपनी शर्तों पर शासन करने की अनुमति नहीं देना चाहता था। उसकी नीति स्पष्ट थी कि व्यापार करो लेकिन मुगल कानून मानकर। उस टाइम अंग्रेज के नेता कौन थे, जोसाया चाइल्ड थे। कौन थे आपके, जोसाया चाइल्ड। ये थे, ये कोई कंपनी के गवर्नर नहीं थे, बल्कि ये क्या थे, कंपनी के आपके डायरेक्टर थे। कौन थे, कंपनी के डायरेक्टर थे, प्रभावशाली निदेशक थे ये। उन्हें लगता था कि मुगलों से अनुमति मांगने की बजाय हमें अपनी सेना के बल पर अधिकार लेने चाहिए। तो बंगाल का अंग्रेज अधिकारी जॉब चोरनॉक, उसे बंगाल में कंपनी के व्यापार की जिम्मेदारी दी गई। इसने किसको जिम्मेदारी दी, आपकी जॉब चार्नोक को। जॉब चार्नोक को जब इसने जिम्मेदारी दे दी तो युद्ध क्यों होता है भाई, युद्ध क्यों हुआ। 1685-86 में अंग्रेजों ने औरंगजेब से मांग की, क्या मांग की कि कम कर दिया जाए, कर था जो उसको घटाया जाए, व्यापारिक छूट दी जाए और किले बनाने की अनुमति दी जाए। लेकिन मुगल अधिकारियों को इनकी मांगों को स्वीकार नहीं करना था। तब कंपनी ने निर्णय लिया कि यदि बातचीत से काम नहीं बनता तो युद्ध करेंगे, और यही निर्णय अंग्रेजों की सबसे बड़ी गलती स्थापित हुई। तो क्या होता है, 86 पर हुगली पर आक्रमण कर देते हैं। अब मुगल हुगली पर आक्रमण कर दिया भाई मुगलों ने। हुगली पर जब अंग्रेजों ने बंगाल के मुगल बंदरगाह हुगली पर हमला किया, किन्होंने किया, अंग्रेजों ने किया। उन्हें लगा था कि मुगल सेना कमज़ोर होगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा।
मुगल सेना ने अंग्रेजों का कड़ा विरोध किया और जोब चोरनोक को अपनी फैक्ट्री छोड़कर भागना पड़ा। जोब चोरनोक कहाँ भागा? ये जोब चोरनोक जहाज लेकर कहाँ पहुंचा? ये पहुंचा सुल्तानाती पहुंचा। युद्ध होते ही ये कहाँ पहुंचा? सुल्तानाती। लेकिन वहां भी सुरक्षा नहीं मिली। सुल्तानाती से भागा कहाँ? हिजली। कहाँ चला गया? अब ये हिजली चला गया। उसे उम्मीद थी कि वहाँ सुरक्षित रहेगा। औरंगजेब ने इनको अच्छा कट्टर जवाब दिया। जब औरंगजेबों को पता चला कि अंग्रेजों ने मुगल बंदरगाह पर हमला किया तो भाई बंदा आग बबूला हो गया। उसने आदेश दिया कि भारत में जहाँ जहाँ अंग्रेजों की फैक्ट्रियाँ उन सब पर कब्जा कर लो। अब औरंगजेब ने ऑर्डर दे दिया कि जहाँ जहाँ अंग्रेज हैं वहाँ पर कब्जा कर लो। तो मुगल सेना ने सूरत की फैक्ट्री पर दबाव लगाया, कासिम बाजार पर कार्रवाई की, आपके पटना पर अंग्रेजों को परेशान किया, बालासोर पर नियंत्रण किया। देख लो कहाँ कहाँ छेड़ दिया इन्होंने। औरंगजेब को छेड़ के इन्होंने कहाँ कहाँ पंगे मोल लिए थे। बालासोर पर नियंत्रण कर लिया। पश्चिमी भारत में आपके, अगर हम पश्चिमी भारत की बात करें तो पश्चिमी भारत में आपके थे सिद्दी याकूत। कौन थे? सिद्दी याकूत खां। इसने क्या किया? इसने जो ये कौन था? ये था आपका मुगल नौसैनिक अधिकारी। कौन था ये? मुगल नौसैनिक अधिकारी था। इस मुगल नौसैनिक अधिकारी ने पश्चिमी भारत में क्या कर दिया? इसने यहाँ पर बॉम्बे को घेर लिया। किसको घेर लिया? बॉम्बे को घेर लिया। ठीक है, बॉम्बे को भी घेर लिया, सूरत में भी दबाव बना दिया, कासिम बाजार पर कार्रवाई की, पटना में परेशान किया, बालासोर पर नियंत्रण किया। और सिद्दी याकूत खान ने क्या किया? बॉम्बे को घेर लिया। अंग्रेज चारों ओर से घिर गए। तो क्या हुआ? अंग्रेजों की हार हो गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना मुगल साम्राज्य की विशाल सेना के सामने बहुत छोटी थी। उनके जहाज रुक गए, व्यापार बंद हो गया, कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा। तो अंग्रेजों ने माफ़ी मांगी। ठीक है, उन्होंने औरंगजेब से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा आगे से मुगल कानून का पालन करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, व्यापार ही करेंगे। तो औरंगजेब ने अंग्रेजों को 1.5 लाख रुपए जुर्माना भरने की चेतावनी दी। रुपए का जुर्माना लगाया और चेतावनी देकर व्यापार करने की अनुमति दी। तो जोब चोरनाक ने क्या समझ लिया कि हुगली में रहना सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसने गंगा के किनारे एक नए स्थान की तलाश की। और जब इसने तलाश की तो इसको 3 छोटे गांव मिले। कौन कौन से? एक तो सुतानुती, और एक था आपका गोविंदपुर, और एक था आपका कलिकाता। ठीक है, यहीं से आपके कलकत्ता की स्टोरी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो देखो 1686 से 1690 चाइल्ड वॉर हुआ। मुगल सम्राट कौन था? औरंगजेब। अंग्रेज में कौन था? जो ऐसा चाइल्ड लंदन में कंपनी का डायरेक्टर था। जोब चोरनोक क्या था? बंगाल में अंग्रेज अधिकारी था। युद्ध के रीजन क्या बने? व्यापारिक रियासतें कम कर, किलेबंदी की मांग और मुगल सत्ता को चुनौती। परिणाम क्या हुआ? अंग्रेज हारे। औरंगजेब ने जुर्माना लगाकर माफ़ किया। जोब चोरनोक ने सुल्तानती की ओर रुख किया और आगे चलकर कलकत्ता की स्थापना कब की? 1690 में। ठीक है, तो देखो चाइल्ड्स वॉर का नाम जो ऐसा चाइल्ड के नाम पर पड़ा था, लेकिन कई हम लोग, जब मैंने भी किया मेरे भी क्लियर नहीं था कि जोब चोरनाक ने ये कहकर युद्ध शुरू किया था कि वास्तव में युद्ध की नीति लंदन में सर जो ऐसा चाइल्ड ने बनाई थी, जबकि जोब चोरनोक ने भारत में उसे लागू किया। यही परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि चाइल्ड्स वॉर 1690 के तुरंत बाद फिर क्या होता है? 1690 में आपके कलकत्ता की जोब चोरनोक की स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए समझ में आया कहाँ क्या चीज़ हुई थी? कहाँ थे हम थे यहाँ पर। कहाँ थे भाई? कहाँ थे हम? हाँ, हम थे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक का हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे की स्टोरी 1690 एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको ख़त्म कर देंगे। देखो 1690 में क्या हुआ था ये नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी आपको। जोब चोरनोक ने हुगली नदी के किनारे सुल्तानाती
में अंग्रेजी व्यापारी केंद्र स्थापित किए। 1691 में औरंगजेब के फरमान द्वारा निश्चित वार्षिक राशि के बदले बंगाल में व्यापार करने की सुविधाएं दी गई। 1696 में जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने अपनी पहली बस्ती की किलेबंदी स्टार्टिंग की। करवाऊंगी मैं आपको सारी चीज़। 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूतानाती, गोविंदपुर और कालीकत्ता तीनों गांवों की जमींदारी प्राप्त कर ली और तीनों गांवों को मिलाकर आगे चलकर कोलकाता नगर विकसित किया, जो ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी। इससे आगे का क्या है हमारा, इसके आगे का हमारा है भाई बंगाल में अंग्रेजों की स्थिति सुदृढ़ होना, जो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।